खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ इब्तिसाम फयाज खान। आज का हमारा मुद्दा फर्टिलिटी और पॉपुलेशन डिक्लाइन की ओर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। सर्वे की रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर की टोटल फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.4 है, जो 2.1 के ज़रूरी लेवल से बहुत कम है। इस मसले के पीछे कई वजूहात है, जिसमें से एक बड़ा सबब इनफर्टिलिटी है। आज हमारे साथ मौजूद है मेरे साथी सहाफ़ी शादाब गिलानी, जो इस मसले पर एक डिटेल रिपोर्टिंग कर चुके हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये मसला कितना गहरा है और इसके पीछे की असल वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच इब्तिसाम। शादाब, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्यों आपने ये टॉपिक चूज किया? क्या आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे या कुछ इंसिडेंट था जिससे आप मुतासिर हुए और आपने सोचा कि हम इसमें डिटेल रिपोर्टिंग करेंगे? देखें, अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, कश्मीर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कंसर्न बन गई है। Right. हम लेट मैरिजेस देखते हैं, यानी पहले शादियां नहीं होती और उन्हें बहुत वक्त लगता है शादियां होने में। उसके बाद एक और चीज आती है लेट मैरिज की कॉन्सिक्वेंसेस, और उस कॉन्सिक्वेंस में एक सबसे बड़ा चीज है कि जो कपल है वो चाइल्डलेस रहता है लंबे वक्त के लिए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी, उसके अपने सिस्टम है, वो एक तरीके से चलती है, और फिर वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कुछ चीजों के लिए। तो वही सारी चीजें जहन में रखते हुए ये ख्याल आया, क्योंकि हमने लेट मैरिजेस के हवाले से भी काफी रिपोर्टिंग यहाँ की है कश्मीर लाइफ में, तो वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था जो ट्रिगर किया, और उसके बाद हमने ये चीजें की। न सिर्फ इनफर्टिलिटी, जो मेन मकसद इस स्टोरी का था वो असल में ये था कि वो लोग जो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं या जो चाइल्डलेस रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, वो उन्हें क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कुछ चीजें जो हैं वो फेस करनी पड़ती है। तो वो तमाम तर चीजें जहन में रखते हुए ये स्टोरी की गई थी। ओके, सो कितना गहरा है ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कश्मीर में, और क्या शुमारियात में बताया गया है? देखें, कश्मीर की अगर बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा देखते हैं, जो 2021 की एक स्टडी है, उसमें इनफर्टिलिटी रेट जो है वो बताई गई है कि ग्लोबली 8 से 12% है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2016 की रिपोर्ट है, डेटा है, वो बताता है कि इनफर्टिलिटी कश्मीर में और इंडिया में रेंज करती है 3.9 to 16.8%। तो नंबर्स के हिसाब से देखें तो विद टाइम ये बढ़ता जा रहा है। अब इसमें मसला सिर्फ इतना सा नहीं है, बात यहाँ नहीं रुकती। अब इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है वो ट्रिगर करता है आपको। सबसे पहले जैसे हमने लेट मैरिजेस का जिक्र किया, लेट मैरिज एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके साथ आपने भी सुना होगा या आपके आसपास आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, जो हमारी यहाँ माएँ बहनें हैं वो PCOD और PCOS का शिकार हो गई हैं, और ये इस जनरेशन में खास तौर पे ज्यादा प्रेवलेंट है। तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट जो है बन जाती है इस प्रोसेस में। जब हम कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो विद टाइम ये चीजें बढ़ती जा रही है। अब इस PCOD और PCOS के पीछे काफी सारी वजूहात है। उसमें आपका स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, आपके ईटिंग हैबिट्स है, आपका क्लाइमेट है, वो तमाम तर चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। और मेंटल और फिजिकल हेल्थ जब आपकी खराब होती है तो आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। और ये न सिर्फ औरतों के साथ बल्कि मर्दों के साथ भी होता है, लेकिन औरतें इसकी शिकार ज्यादा है, क्योंकि शायद औरतों की बॉडी इस तरीके से बनी हो कि उन पे ज्यादा असर होता है। और जो PCOD और PCOS, जो लोग जानते होंगे, जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें ये चीज मालूम है कि PCOD और PCOS जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में काफी प्रेवलेंट है। तो वो काफी ज्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से हम ये चीज देखते हैं कि डिक्लाइन देखने को मिला है ओवरऑल पॉपुलेशन में। यानी शादियां लेट होती है, पहली वजह। उसके बाद काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में आ चुकी है, उसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। और जब फिर हम कंसीव करते हैं तो आप हैरत देखें क्या है कि हम पहले शादी लेट होती है, उसके बाद हम कंसीव नहीं कर पाते, और जब इलाज करने के बाद हम कंसीव करते हैं, हम हिंदुस्तान में उन कुछ जगहों में से एक जगह है जहां सबसे ज्यादा सी सेक्शन डिलीवरीज होती है। और सी सेक्शन एक ऐसी सर्जरी है जिसे औरत की बॉडी के लिए सबसे खराब माना जाता है, यानी उसके काफी ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं उसकी बॉडी पे। तो ये कई सारी चीजें आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है। हम एक डाउनफॉल है, और ये
मैं नहीं बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है वो इंडिकेट करता है कि एक शार्प डिप जो है इस सब में देखा गया है। तो मैं ये मानूं कि हमारा लेट मैरिज इसमें कॉमन फैक्टर है, पीसीओएस पीसीओडी इसमें कॉमन फैक्टर है, एंड देन मेंटल एंड अदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस इसमें ऐड ऑन करती है। तो कितना ज्यादा पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का इसमें कितना पोटेंशियल एफर्ट है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करती है? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर माना जाता है। हाँ। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर है, मेजर कंट्रीब्यूटर है, लेकिन हाँ, क्लाइमेट चेंज या हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने देखा होगा स्ट्रेस बढ़ जाता है, हाई स्ट्रेस हो जाता है हीट की वजह से, वो एक फैक्टर माना जाता है। उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन एक फैक्टर है, वाटर पोल्यूशन एक फैक्टर है। यहाँ ये एक छोटा फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है और मेल बॉडी पे भी इक्वली इसका असर रहता है। स्ट्रेस इससे बढ़ जाता है, जैसे हमने कहा कि एयर पोल्यूशन और कुछ ऐसी चीजें, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो कई सारी चीजों में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, तो वो फैक्टर्स बन जाते हैं और इवेंचुअली वो आपकी इनफर्टिलिटी की तरफ आपको ले जाते हैं। और ये अगर आप देखेंगे, औरतें जो हैं वो तो बेयर करती है ये पेन, बल्कि जो यहाँ के मर्द हैं कश्मीर में, उनमें भी कई सारे ऐसे चीजें पाई गई हैं। तो तकरीबन 20-30% ऐसे केसेस भी हैं। अगर हम 100 केस लेंगे उसमें से 20% या 30%, 25 to 30 के बीच ऐसे भी केसेस हैं जहां मर्दों में प्रॉब्लम होती है। और हमारी सोसाइटी ऐसी है, शायद इस तरीके से बनी हुई है कि जो मर्द हैं वो बात भी नहीं कर पाते, तो वो अपना वो चीज किसके साथ शेयर करेंगे, तो इवेंचुअली वो काफी ज्यादा स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं और विद टाइम उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। शादाब, मुझे बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्ट्रेस और डाइट है, अगर हम उसको इन कंपैरिजन टू मेडिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रखें तो क्या है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम? देखिए, एक रिसर्च थी जो पब्लिश हुई थी 2020 में, उसके मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% जो पॉपुलेशन है कश्मीर की वो इनफर्टिलिटी का शिकार है। तो ये 2020 की रिपोर्ट है, तब से भी तकरीबन अब 5 साल हो गए। हाँ। और उसके साथ जो आपका सवाल है, ये न सिर्फ ये सारी चीजें बल्कि बहुत सारी चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप यहाँ की बात करते हैं, मल्टीपल चीजें हैं जो इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। पहली ये कि खवातीन में कुछ परेशानी है, यानी उनकी बॉडी में कुछ ऐसा बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से ये होती है, या तो मर्दों में है या तो दोनों में है। तो ये 3 चीजें, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस, अराउंड 20% ऑफ द केसेस, जहां दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब हमने भी बात की तो हमारे लिए भी ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ऐसी चीज थी जिसमें ना औरत में कोई परेशानी है ना मर्द में कोई परेशानी है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। बट देयर आर सर्टेन केसेस। हाँ, अब आप कश्मीर को ओवरऑल जब देखते हैं, कश्मीर में कई सारे फैक्टर्स बनते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो ना अब मॉडर्न रही है ना कंजर्वेटिव रही है। कुछ चीजें होती है, कल्चरल बाउंड्रीज जरूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीजें भी है जो बात करने की, जिनके बारे में बात करने की जरूरत है, और वो बात अभी हो नहीं पाती है। हमें प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती है वक्ती तौर पे, हम किसी ऐसे शख्स के पास नहीं जा पाते हैं जहां हम ओपन अप हो पाए और बात कर सकें, तो इवेंचुअली वो हमें इस तरफ धकेलती है। और अगर आज के वक्त में भी 2025 में आपको कोई शख्स किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए देखेगा तो वो आपको पागल करार दे देगा कि ये शख्स पागल है, इसलिए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई सारे और रीजंस हैं। हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास खासतौर पे इसलिए जाते हैं ताकि हमें कोई शख्स मिले जिससे हम अपनी बात कह सके। जब हम शेयर करते हैं तो वहां से वो बातें निकल के सामने आ जाती हैं। एंड आई गेस वी आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, क्योंकि वो कम जज करते हैं। बिल्कुल। हाँ, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट के क्राइटेरिया से इस टाइम ये सवाल करूंगी कि कश्मीरी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी जैसा जो टॉपिक है वो काफी स्टिग्मेटाइज हुआ है, वो काफी टैबू समझा गया है। एंड जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि ये न सिर्फ एक औरत के लिए है बल्कि मर्द के लिए भी एक टैबू टॉपिक रह चुका है। तो किस तरीके से कपल्स वो सोशल प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और उनका जो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट रहता है प्रोसेस? अब जाहिर सी बात है कि आपने जब रिपोर्ट कवर की होगी, आप यू आर ऑन द ग्राउंड फील्ड एंड यू मस्ट हैव मेट पीपल, सो कैन यू डिस्क्राइब सच एक्सपीरियंस विद अस? देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
40% औरतें इस चीज का शिकार होती है, 25 से 30% मर्द होते हैं। लेकिन जब हम कश्मीर की सोसाइटी की, जैसे आपने बात की, हाँ, स्टिग्मेटाइज किया जाता है। और सबसे पहले अगर कोई शख्स इनफर्टाइल है या कोई कपल इनफर्टाइल है, चाहे फिर रीजन क्या हो क्या नहीं हो, उसका ब्लेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली औरत पे डाला जाता है। Okay. दिस इज वेरी क्लियर एंड लोग इस बात से भी वाकिफ हैं। हाँ, औरतों को टारगेट किया जाता है। और ये भी एक अजीब सी बात है कि औरत को सबसे ज्यादा औरत ही टारगेट करती है। फिर चाहे उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी सास हो, उसकी ननंद हो, जो भी हो, औरत को सबसे ज्यादा टारगेट उसकी कोई औरत ही करती है। तो वो एक चीज है। हाँ, औरतों पे बहुत प्रेशर बनता है, ओवरऑल कपल पे प्रेशर बनता है। और ऐसे भी केसेस हैं। हम लेट्स टॉक अबाउट अ केस। देयर वाज अ केस जहां उनकी शादी हुई, बच्चा नहीं हुआ, एंड फॉर सम टाइम दे ट्राइड। आज से काफी साल पुराना केस है, सो बहुत पुराना केस है एक्चुअली। तो दे ट्राइड, तब शायद इतना मेडिकल एडवांसमेंट भी नहीं थी, सो दे ट्राइड रियली हार्ड, बट हुआ नहीं। और उस मर्द को फोर्स किया गया कि आप दूसरी शादी करें, बिना ये जाने कि क्या पता शायद मर्द में भी परेशानी होती है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दैट इज पार्ट 2। लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, दे वेंट फॉर एडॉप्शन। ठीक, अब एडॉप्शन किया, उसके बाद जब वो बड़े हुए, बच्चे बड़े हुए, तो वो अलग हो गए, वो उनके साथ नहीं रहे। लास्ट में वो 50 साल जिनकी शादी हो चुकी थी उस कपल की, वो फिर से वैसे ही चाइल्डलेस रहे, उनके पास फिर अपना कोई बच्चा नहीं रहा। तो ये सिचुएशन है। लेकिन हाँ, देयर आर केसेस जहां दूसरी शादियां भी होती है। देयर आर केसेस जहां फिर वो खातून, वो बीवी खुद तंग हो के कहती है अपने शौहर से कि आप दूसरी शादी कर लें, क्योंकि उसे उतना वो इमोशनल डैमेज हो गया होता है, उसे वो बर्डन बर्दाश्त करना पड़ता है, जहां वो, हाँ, वो गिल्ट में रहती है, जो जबकि उसकी गलती नहीं है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, किसी की इसमें कोई गलती नहीं है। कभी मिसमैनेजमेंट होती है, कभी कुछ चीजें होती है, सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, बट इवेंचुअली उन्हें ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है कश्मीर जैसी सोसाइटी पे। और हम कश्मीर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हम कश्मीर में रह के ये काम कर रहे हैं। शायद दुनिया के अलग हिस्सों में इससे ज्यादा परेशानी होती होगी, लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हम कश्मीर की सोसाइटी को जानते हैं, समझते हैं, हमने यहाँ देखी है, यहाँ चीजें होती है, तो इसीलिए मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ कश्मीर में जब खवातीन को ये चीजें बेयर करनी पड़ती है, अगर मैं आपको इसका वो वाला एस्पेक्ट बताऊं जहां मैंने कहा कि मेंटल परेशानियां हो जाती है, तो अगर आप इम्हांस जाएंगे, यहाँ आपके पास वहाँ के डॉक्टर्स आपको 50 ऐसे एनेक्डोट्स बता सकते हैं, ऐसी स्टोरीज बता सकते हैं कि औरतों की क्या हालत हो जाती है। और उस एक परेशानी की वजह से उन्हें, उन पे ताने कसे जाते हैं, उन्हें बांझ कहा जाता है, कश्मीरी में कई सारे स्लैंग से उनको एट्रीब्यूट किया जाता है। वो तमाम तर परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती है। डिस्पाइट दैट, ऐसा तो नहीं है कि कोई खातून जिसने शादी की है वो बच्चा नहीं चाहती है, वो भी बच्चा चाहती है, लेकिन अब वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उन्हें उसके बावजूद, एक तो उन्हें वो दुख होता है कि वी आर चाइल्डलेस, उसके साथ साथ उन्हें ये सब चीजें भी बेयर करनी पड़ती है जो सोसाइटी का प्रेशर होता है। देयर आर केसेस जब अगर ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ, ऐसी कुछ चीज किसी कपल के साथ हुई, दे अवॉइड गोइंग टू सर्टेन प्लेसेस, वो फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करते हैं, वो गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल हमारी सोसाइटी में यही पूछा जाता है, इसी के अराउंड, इसी के रिलेटेड पूछा जाता है। और न सिर्फ ये, अब ये एक साइड है इसका इमोशनल वाला साइड, अब इसका दूसरा साइड देखते हैं। तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, फिर चाहे वो आईवीएफ हो या बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो। एक तो पहली बात यह है कि कश्मीर उतना ज्यादा एडवांस नहीं है। सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल जो हमारा है, वहाँ उस तरीके के एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर श्रीनगर की बात करें, 10-15 आईवीएफ सेंटर्स तो हैं। अब एग्जैक्ट नंबर आई कैन नॉट कोट, बट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ गुड नंबर ऑफ आईवीएफ सेंटर्स, बट आईवीएफ के खर्चे भी काफी ज्यादा है, तो वो एक और फैक्टर है। उसके साथ साथ ये पूरा जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा रहता है, ये भी काफी कॉस्टली रहता है, तो हर कोई ये कॉस्ट भी बेयर नहीं कर पाता है, और इसके 100% रिजल्ट के चांस भी नहीं है। यानी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ सब सही हो जाएगा, बट देयर इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी कि सब सही नहीं भी होगा। तो एक तो आप इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं कि आप एक चाइल्डलेस कपल हैं, उसके बाद आपको दुनिया के ताने सुनने हैं, और उसके बाद अगर आप इलाज के लिए जाते हैं तो फाइनेंशियली भी आप ड्रेन हो जाते हैं। तो ये कई सारी चीजें जो है औरतों को और साथ ही साथ मर्दों को भी जो है फेस करनी पड़ती है। जब आप लोगों से बात कर रहे थे, तो वर दे ओपन अबाउट डिस्कसिंग इनफर्टिलिटी,
or there is still a stigmatization. I'm not saying ki with respect to, I would say, women and men. What I mean to say is ki when you go out there and talk to patients, are they ready to talk to you? No, they are not. They are not, क्योंकि it is because हमारी सोसाइटी शायद वैसी है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ आपका कल्चर, आपका रिलीजन ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है. शायद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इट्स अ डिबेटेबल थिंग. हाँ, लेकिन शायद अगर मेरी जगह ये स्टोरी मेरा कोई और कोलीग करता, कोई फीमेल कोलीग करती, तो शायद इस स्टोरी में कुछ और ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते थे जो मेरे से शेयर नहीं कर पाई कुछ खातून. वो एक चीज है. हाँ, रही बात मर्दों की, तो मर्द, मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ कि अगर एक मर्द है, वो अपनी ये वाली बात शायद ही किसी से इसका जिक्र करेगा जी, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमें बचपन से ये बातें नहीं सिखाई जाती है. फिर दीन के एतबार से हो या दुनिया के एतबार से हो, ये बातें ज़रूरी है. आपको किस तरीके से दुनिया चलानी है, वो आपको दीन भी सिखाता है, दुनिया भी सिखाती है. इफ़ यू आर फॉलोइंग ए सर्टन रिलीजन, खासतौर पे कश्मीर में बात करें तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ऐसा नहीं है कि इस्लाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर है, लेकिन इन चीजों के बारे में हमें कभी तैयार ही नहीं किया गया कि हमें बात कैसे करनी है. तो ये चैलेंजेस, ये परेशानियां, ये डिफिकल्टीज यूजुअली आपको ऐसी स्टोरीज में आती है जहां आपको लोगों से बात करनी है, और ऐसी बात करनी है जो काफी पर्सनल बात. so when you go there and you have, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, you're on your, have you seen or witnessed a very unusual behavior or not so right behavior from the medical team or medical staff that provides the treatment to such patients? Because I think that also to being one of the factors of the social pressure the patients or the couples जो face कर रहे हैं childlessness. तो अब आप सोसाइटी से परेशान हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स से परेशान हैं, यू डोंट फाइंड पीपल अराउंड जिसके साथ आप शेयर करें चीजें. उस समय में आप सोचते कि शायद एक डॉक्टर ही होता है जो आपसे बात करे, जो आपकी शायद परेशानी को समझेंगे एंड देन हेल्प आउट करेंगे. आई अंडरस्टैंड दैट उसके लिए मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली फॉर दिस. जैसे हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एक डिपार्टमेंट है या गायनी एक डिपार्टमेंट है. So I want to know कि whether there was such, or maybe some of your patients may reveal that even doctors are not that good. Maybe हो सकता है ऐसा, लेकिन जहाँ जहाँ हम गए और जिन लोगों से हमने बात की, IVF सेंटर्स हो या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हो, वहाँ एज सच मैंने कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस नहीं की, ऐसी चीज़ नहीं देखी कि पेशेंट्स के साथ उस तरीके से बात नहीं की जाती है. और यूजुअली जितना हमने देखा कि ओवरऑल केसेस जिन IVF सेंटर्स में हम गए और जहाँ हम गए, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो, बट जहां हम गए वहां पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है. सो ये चीज़ कहना गलत होगा कि उनके साथ जाती है या कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता. बट हाँ, पेशेंट्स खुद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से वो किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं और सोसाइटी का इतना बर्डन और प्रेशर है, वो एट टाइम्स काफ़ी वल्नरेबल और इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर. लेकिन डॉक्टर्स यूजुअली they're used to all this. So जहाँ हम गए, जिन सेंटर्स में हम गए, वहाँ काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से उनसे बातचीत होती है, उनका इलाज होता है, उनकी काउंसलिंग होती है. यहाँ एक बात ऐड करता हूँ कि जिस IVF सेंटर में हम गए थे, उन्होंने एक चीज़ बताई कि हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो IVF ऑप्ट करे. IVF यूजुअली उनके लिए होता है फॉर दोज पेशेंट्स जो एक लंबे वक्त के लिए चाइल्डलेस रहे होते हैं या जो एक लंबे वक्त के लिए इनफर्टिलिटी का शिकार हुए होते हैं. अगर वो शुरुआती दौर में है तो देयर आर सर्टेन अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ऐसी कुछ इंटरवेंशंस की जा सकती है जिनसे पॉसिबिलिटी है कि वो चाइल्डलेस कपल ना रहे. सो जो एक स्टिग्मेटाइज हमने IVF को किया है, ऐसा भी नहीं है. हाँ, उसके साथ साथ टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट, ये बाकी चीज़ों का कंसेप्ट, अब एक मुस्लिम सोसाइटी में ये एक कंसर्न रहता है कि क्या ये बच्चा हमारा ही है या नहीं है. ये शायद बात ऐसे करना मुनासिब नहीं होगा, बट ये कंसर्न्स रहते हैं, और इन कंसर्न्स का भी कहीं ना कहीं ख्याल इन चीज़ों में रखा जाता है और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंसर्न है. तो इनका ख्याल भी रखा जाता है. एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ये तमाम तर चीज़ों को किया जाता है, ताकि आपका ये कंसर्न भी ख़त्म हो जाए कि क्या ये
चीजें प्रॉपरली हुई हैं या नहीं हुई है, क्या ये बच्चा जो इस दुनिया में अब आ रहा है ये हमारा ही है या नहीं है, उन चीजों का ख्याल इन सेंटर्स में, खास तौर पे जो कश्मीर में सेंटर्स हैं वो रखते हैं, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी कल को दोबारा इस कपल को फेस ना करनी पड़े। तो वो चीजें जो एक पॉजिटिव है, एक अच्छी चीज है और हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए, उनका ख्याल यहाँ रखा जाता है। बस आखिरी कुछ लम्हात में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। व्हाट कैन बी द प्रिवेंटिव स्टेप्स जिससे इनफर्टिलिटी रिस्क को रिड्यूस किया जा सके? देखिए, सबसे पहले अब इट इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट ऐसा भी कहते हैं कि ये हमारा हक है कि हम शादी कब करना चाहते हैं और कब नहीं करना चाहते हैं, दैट इज फाइन। बट एक तहरीक फलाहुल मुस्लिमीन एक एनजीओ है, उन्होंने एक सर्वे किया था 2020 अप्रैल में। उन्होंने कहा था तकरीबन 50,000 ऐसी लड़कियां हैं कश्मीर में जो मैरिजेबल एज पे पहुंची। अब मैरिजेबल एज क्या है, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन। एज पर द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब शादी किस उम्र में करनी चाहिए, उन्होंने कहा 18 to 22। अब 18 to 22 में आज के वक्त में कश्मीर में शायद 1% पॉपुलेशन शादी करती होगी, मुझे तो लगता है वो भी नहीं करती होगी। तो वो ये साइंस है, ये मैं कोई नहीं है हूँ कि किसी को एडवाइस करूं कि आप शादी कब करें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो डेटा इसमें यूज किया गया है आप देख सकते हैं कि 9.5% ऐसे इंडिविजुअल्स हैं 15 to 19 के एज ग्रुप में जो अनमैरिड हैं, 10.7% जो 20 to 24 के एज ग्रुप में है, 8.9% जो 25 से 29 के एज ग्रुप में है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और यही सारी चीजें एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 25.3% ऑफ यंग पीपल वर अनमैरिड एंड बाय 2029 दिस फिगर हैज इट्स अराउंड 29.1%। तो 25 से 29% पहुंच गया है। और अगर हम उस हिसाब से भी देखेंगे तो हमारी आबादी में यूथ या यंग जनरेशन 60% के आसपास है। और अगर 60 में से 30 ऐसे हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं एक प्रॉपर एज में, जो एज होनी चाहिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा होंगे। सबसे प्राइमरी और बड़ा रीजन तो यही माना जाता है क्योंकि एक जो एज बनाई गई है, जो कुदरत का निज़ाम है, जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, जो आज के वक्त में जो खुदा में यकीन नहीं रखते उनके लिए साइंस ही सब कुछ है। तो साइंस के हिसाब से भी, बायोलॉजी के हिसाब से भी आपकी एक एज है और उस एज में शादी करना ज़्यादा बेहतर है, आप ज़्यादा रिप्रोडक्टिव होते हैं उस एज में। एंड देयर इज़ नो हार्म कि अगर इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए। और हाँ, अब हम इसको रिलीजन के एस्पेक्ट से हमारे लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ऐसी जगह में रहते हैं जहां मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिलीजन को फॉलो करती है। तो जब आप रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी इसे देखते हैं तो 18, 20, 21, 22 यही एज बताई गई है कि शादी करें। अब आज के वक्त में मॉडर्न दौर में कई सारे कंसर्न्स रहते हैं। सबसे पहला कंसर्न रहता है कि हम कमाते अच्छा नहीं है। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि रिज्क देने वाला और लेने वाला मैं हूँ, मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है, रिज्क मेरे हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो जब उन्हें रिज्क देना होगा वो आपको 40 की उम्र में देना होगा, 40 में ही देंगे, 20 में देना होगा, 20 में ही देंगे। आपको सिर्फ कोशिश करते रहनी है। आपकी शादी, आपके बच्चे इससे कहीं भी लिंक नहीं है और ना कभी हो सकते हैं क्योंकि हर एक शख्स, इफ यू आर ए मुस्लिम, इफ यू आर ए बिलीवर, तो हर एक शख्स अपना रिज्क लेके खुद आता है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता है। हम सब एक दूसरे के लिए बस जरिया बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज जो डॉक्टर कहते हैं कि जंक फूड, बाहर का खाना खास तौर पे अवॉइड जितना हो सके उतना बेहतर है। अभी हमारे बच्चे बड़े नहीं हुए होते हैं तो उनके हाथ में बाहर का सब सामान होता है और घर के खाने पे हम उतना फोकस नहीं करते, तो वो आपकी बॉडी को खराब कर देता है। और जो बीमारियां आज हमारी माएँ बहनें फेस कर रही है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा और इस गंदे खाने की वजह से होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और ट्रॉमा क्यों है वो हमारे देखने वाले जानते हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं। और एक रीजन ये भी है कि हम स्टेबल नहीं है कई सारे तरीकों से, तो वो हम पे इम्पैक्ट करता है। कश्मीर में एक और बहुत बड़ी वबा, बहुत बड़ी परेशानी ये भी है कि हमारे घरों का माहौल भी स्टेबल नहीं है। आज से कुछ साल पहले हम जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे तो शायद बच्चों को उतना इम्पैक्ट नहीं होता था। आज
न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है तो माँ बाप को मालूम भी नहीं होता कि उनके बच्चे किस तरीके से पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो वो अटेंशन जो उनको चाहिए वो उन्हें वक्ती तौर पे नहीं मिलती है और इवेंचुअली वो रेडिकल बन जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता ज़िंदगी में क्या करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इन बातों का जवाब दे सकते हैं कि क्या कुछ हमें करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रिलीजन और साइंस आपको एक एज एडवाइज करता है कि इस पर्टिकुलर एज में शादी करें, हाँ देयर कैन बी सर्टेन केसेस जहाँ पे कुछ परेशानी ऐसी हो जहाँ आपको अवॉइड करना पड़े, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहाँ हम खामखा डिले करते हैं और हमने जो वो ताम झाम वो सब चीज़ें बनाई है इसको और मुश्किल किया है, वो रिड्यूस करने की भी जरूरत है। क्योंकि ये टॉपिक वो नहीं है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद दैट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शादियों का जो सिलसिला है वो हो, हमारा स्ट्रेस एंजाइटी मैनेज हो, एक दूसरे की बात करें, काउंसलर्स की हेल्प लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टिग्मेटाइज ना करें, ना इनफर्टिलिटी को स्टिग्मेटाइज करें, ना मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज करें। मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट जितना आपका फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ जरूरी है। आप शायद बाहर से हट्टे कट्टे दिखते हो और मेंटली आप अनस्टेबल हो तो वो इवेंचुअली आपका पूरा बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है और जब आपको लगे, जहां आपको लगे कि ऐसी कुछ परेशानी है, हम तमाम तर लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि मेडिकल एडवाइस लें, डॉक्टर से बात करें, क्योंकि वो आपको सबसे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, या अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान को रीच आउट करें, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच शादाब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और जिस तरीके से आपने इसमें एक डिटेल्ड सर्वे किया हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि कश्मीर में सिर्फ इनफर्टिलिटी ही नहीं बल्कि आबादी की भी कमी हुई, जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं समाजी और इक्तिसादी हालात पर असर डाल सकता है। इस मसले पर सिर्फ साइंस और मेडिसिन की जरूरत नहीं बल्कि अवेयरनेस, पॉलिसीज, समाजी सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। हमने इस सेशन में जब शादाब से बात की, हमें ये मालूम हुआ कि अभी भी मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑडियंस से गुजारिश करूंगी कि आप आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट किन जो है और जो करंटली फेस कर रहे हैं सिचुएशन से, बी काइंड टू देम एंड बी अ गुड लिसनर टू देम, और द लीस्ट यू कैन डू इज बी अवेयर अबाउट दिस प्रॉब्लम, बी अवेयर टू द इश्यूज दैट वी डू फेस इन सोसाइटी, दैट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ पेशेंट्स, कंसर्न पेशेंट्स फेस इन सोसाइटी। लोगों को चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर खुलकर बात करें, ना कि इसे एक टैबू समझा जाए, ताकि जो लोग इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उन्हें आसानी हो।